नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और उसकी गर्मी अब महसूस भी की जा सकती है। पिछले लगभग 5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही बीजेपी ने अपने विपक्ष को ढेर करने के लिए एक तरफा नहीं 6 तरफा प्रचार शुरू किया। बीजेपी के 6 बड़े दिग्गज अलग अलग जगहों से जन विकास यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा का लक्ष्य है 14 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से यात्रा की कमान संभाल रहे हैं। मथुरा से योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। झांसी से यात्रा निकालने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई, तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर से पार्टी प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर से यात्रा पर निकली और बलिया से पार्टी प्रचार की कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली। उत्तर प्रदेश के ये 6 स्टार प्रचारक पहली बार में ही प्रचार का ऐसा धमाका करना चाहते हैं जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश की जनता के मन में बस जाए, और इसीलिए प्रचार में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की धुरी है और जो इस धुरी को नचाता है वही देश की सत्ता पाता है। ये वजह है कि इस धुरी को नचाने की ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे के धुर विरोधी यूपी विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को धूल चटाना चाहते हैं। अभी तक एक्सप्रेसवे के बहाने बीजेपी विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट प्रमोशन कर रही थी, लेकिन अब उसने एक बार में ही 6 बड़े चुनावी धमाके किए। 6 जिले, 6 दिग्गज नेता और 6 तरफा हमला। बीजेपी ने एक बार में ही विपक्षी पार्टियों को चित करने के लिए बड़े पैमाने पर एक साथ जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगहों से वार किए। इस यात्रा की शुरुआत अंबेडकर नगर से हुई, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाली। जेपी नड्डा ने इस यात्रा को अंबेडकर नगर से शुरू किया। ये यात्रा अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए लखनऊ के काकोरी में खत्म होगी। हमारे विश्वास का आधार क्या है? हम कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा। इसका आधार क्या है? अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वो कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वो आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए प्रचार का जिम्मा मथुरा से संभाले हुए हैं। भगवा कपड़े और हिंदुत्ववादी छवि ग्रहण किए हुए योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन किए, फिर जनता को पुरानी सरकार के दौरान हुए दंगों की याद दिलाकर यूपी पर लगे जख्मों के निशान दिखाए। पिछली सरकारों में क्या होता था, ये यही करती है। कोसी कला का दंगा यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.25 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, और 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ये जन विश्वास यात्रा मथुरा से लेकर चलेंगे, फिर अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा,
हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत होते हुए बरेली में खत्म करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज हरी झंडी दिखाई है जन विश्वास यात्रा को मथुरा में। जी हां, मथुरा इसलिए क्योंकि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का भी नाम सियासी हलकों में बहुत तेजी से इस वक्त लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा के जरिए कम से कम पश्चिम के इलाके में अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। जनता का विश्वास फिर से बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए झांसी से प्रचार की कमान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में राजनीति का असली मतलब समझाया, साथ ही अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का लक्ष्य पूरा करने का दम भरा। इसी काम के नाम पर जनता का विश्वास मांगा। लोग कहते थे जनसंघ वाले जब भी आते लिख देते हैं हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 को समाप्त करें। लेकिन भाइयों, आपने देखा 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव जो कामयाबी आप लोगों ने दी है, जो आप लोगों ने मोहब्बत और प्यार आप लोगों ने दिया है, जो वादा धारा 370 को समाप्त करने का हमने किया था, वह धारा 370 हम लोगों ने चिट्ठी बजाकर समाप्त कर दिया। राजनाथ सिंह की ये जन विश्वास यात्रा झांसी से शुरू हुई। अब ये ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद होते हुए कानपुर में खत्म होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भी यूपी में बीजेपी की वापसी की जिम्मेदारी तय की गई है। वो बिजनौर से प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। इस चौथी यात्रा की शुरुआत बिजनौर से हुई, जिसके बाद ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और संभल होते हुए रामपुर में खत्म होगी। जन विश्वास यात्रा में जनता का विश्वास बीजेपी पर बना रहे, इसके लिए नितिन गडकरी ने अपने ही मंत्रालय के कामों का लेखा जोखा पेश किया। हम दिल्ली से देहरादून नया रास्ता बना रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं 1.5 साल के अंदर ये नए रास्ते से दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। विरोधियों को कहना चाहता हूं, अरे 22 को छोड़िए, अभी 27 में भी आपका नंबर नहीं लगने वाला है। यह जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हो, ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है, ये गुंडागर्दी और माफियागिरी का गठबंधन है, ये जमीनों पर कब्जा करने वालों का गठबंधन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन पर जिम्मेदारी है बलिया से शुरू होने वाली जन विश्वास यात्रा की। आज वो जब बलिया पहुंचे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के परिवारवाद वाली राजनीति पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस ने तो आजादी का गलत इतिहास पढ़ाया। आप कांग्रेस देख लीजिए, नेता कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी और उसके बाद भी लाइन तैयार है। आप सभा में देख लीजिए, नेता कौन? मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव और दूसरे चाचा क्या है? शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और कोई पैदा नहीं हुआ। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देख लो, हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बताओ उनके वंश का कोई आज दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में? शिवराज सिंह चौहान अपनी इस प्रचार यात्रा को लेकर बलिया से निकले हैं। ये यात्रा मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर होते हुए बस्ती तक जाएगी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की छठी कमान देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पास है। उन्होंने गाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत की। उनकी ये यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर चंदौली,
सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए अमेठी में खत्म होगी। स्मृति ईरानी अमेठी से ही सांसद हैं। उन्होंने जनता को महिला अधिकारों और महिलाओं पर पुरानी सरकारों के दौरान होने वाले अत्याचारों की याद दिलाई। भूलना मत वो मंजर जब साइकिल के साथ हाथ था और वो हाथ साइकिल पर सवार हमारी मां बहनों का आंचल उड़ाया करता था। भाइयों को आज इस मन से शपथ है, भूलना मत, भूलना मत उत्तर प्रदेश का वो मंजर जब गरीब के बेटों और बेटियों पर लाठी चलाई जाती थी क्योंकि वो सरकारी नौकरी चाहते थे। भूलना मत। बीजेपी अपनी इन यात्राओं को भव्य बनाना चाहती है ताकि जनता के मन में बीजेपी की छाप ईवीएम का बटन दबाने तक रहे और इसीलिए इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। विपक्ष पर कटाक्ष करके और काम का साक्ष्य पेश करके बीजेपी जनता का विश्वास चाहती है। अंबेडकर नगर से चित्रा त्रिपाठी, बिजनौर से रामकिंकर सिंह और मथुरा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी अभियान की ऐसी शुरुआत से काफी खुश हैं क्योंकि एक साथ 6 अलग अलग जगहों से प्रचार का महाअभियान शुरू हुआ। हमने इस प्रचार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की है। इस रथ पर खुद सवार हैं हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। स्वागत है सर। सर, ये जन विश्वास यात्रा लेकर के आप निकले हैं, पार्टी निकल रही है, अलग अलग 6 जगहों से निकली है। टॉप लीडरशिप जो है वो एक तरीके से आज उत्तर प्रदेश में है। कितना लगता है विश्वास करेगी जनता और किस तरह का विश्वास होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष के दौरान जो हुआ है देश के अंदर, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये प्रतीक बना। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.25 वर्ष के दौरान जो हुआ है वह हर एक व्यक्ति के लिए वह मुझे लगता है कि अभिनव भी है, आश्चर्यजनक भी है। हमने जो कहा सो करके दिखाया, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस जन विश्वास पर हर स्थिति में खरा उतरेगी और जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जी, आप मथुरा से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या काशी और अयोध्या के बाद लगता है कि मथुरा भी पार्टी के एजेंडे में है? और बड़ी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा यहां से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहां से मुझे कहेगी वहां से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं पहली बार यहां नहीं आया हूं, आज 19 दिसंबर और 19वीं बार मैं मथुरा में आया हूं और मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान अंबेडकर नगर से संभाली। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ के साथ वो यात्रा शुरू कर चुके हैं। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि आमतौर पर सत्तासीन पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी के साथ चुनाव में जाती हैं, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी के साथ उतरी है। सर, जनता का आशीर्वाद कितना नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए? देखिए चित्रा जी, आप देख सकती हैं सामने जन सैलाब है। जो योगी जी ने काम किया है और जो मोदी जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिला है, उससे जनता खुश है। ज्यादातर चुनाव में लोग जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ जाते हैं। ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का है।
लोग योगी जी को एक बार और मौका देना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश ने जो विकास की छलांग लगाई है वह और तेजी से आगे बढ़े। तो यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि विकास के दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सार्वजनिक रूप से काम हो रहा है। अब मैं आ जाती हूँ अखिलेश यादव के सवाल पर। वो भी रथ यात्रा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी के नेता उनके फोन टैप करते हैं और रात में सुनते हैं, और बीजेपी ये काम तब करती है जब वो हार रही होती है। देखिए, जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं। ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। आईटी रेड पे कहा है कि आईटी, सीबीआई, सारी एजेंसियां अब लग जाएंगे हमारे पीछे। ऐसा है कि जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं, और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने मन से कहा कि 15 आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया गया था अखिलेश सरकार की। जी बिल्कुल, और उसमें से 4 को फांसी हुई और सत्ता एक मंजिल है और वहां तक पहुंचने का प्रयास एक यात्रा, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, सभी अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव भी विजय यात्रा पर है, लेकिन अखिलेश यादव की रथ यात्रा में आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के अड़ंगे ने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी है। एक तरफ बीजेपी जनविश्वास यात्रा पर है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। बीजेपी जनता को बता रही है कि उसने अपने कार्यकाल में क्या किया, और अखिलेश यादव जनता को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है, जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार। और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं, और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त में भी खुश करना चाहते हैं। प्रदेश की पिछली सरकार के मुखिया अखिलेश अपनी एक चुनावी यात्रा में निकले हुए हैं। इसे वो विजयी रथ यात्रा कहते हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर उन्होंने तंज किया, बोले कि जैसे जैसे हार सताएगी तैसे तैसे यूपी में बीजेपी नेताओं की संख्या बढ़ती जाएगी। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। यूपी के चुनावी संग्राम में सत्ता को चुनौती देने वाले अखिलेश यादव जीत से पहले विजय रथ यात्रा निकाल तो रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में रंग में भंग तब पड़ा जब उनके करीबियों पर आयकर विभाग के छापे पड़ गए। इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ED, CBI और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। जब जनता अपने नेताओं के आगे हाथ जोड़े तो मतलब नेता सत्तासीन है, जब नेता जनता के आगे हाथ जोड़े तो मतलब वो सत्ताहीन है, और सत्ताहीन नेता अक्सर लुभावने वादे करते हैं। इन यात्राओं में यही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। प्रियंका गांधी आज अपनी प्रतिज्ञा पद यात्रा पर रायबरेली में थी और यहां के टाउन हॉल में उन्होंने एक सम्मेलन भी किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव और अपने विरोधियों को लेकर वो क्या सोचती हैं, इस पर हमने
प्रियंका से विशेष बातचीत की। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे मिलते हुए लोगों से लगातार महिलाओं को लेके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ फोकस। प्रियंका, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ फोकस है, आप कह रही धर्म और जाति से इतर राजनीति होनी चाहिए, पर राहुल बार बार हिंदू और हिंदुत्ववादी के जिक्र करते हैं, क्या दोनों मेल खाता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, एक्चुअली दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। हम दोनों यही कह रहे हैं कि देखिए, जब वो कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी के में जो फर्क बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म सिखाता है वो यही है कि सत्य के पथ पर चलें। ये लोग सत्य के पथ पर नहीं चल रहे हैं, रोज रोज झूठ बोलते हैं, रोज रोज लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, क्या कहा मैंने, कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, आगे बढ़ो। मैं कह रही हूँ कि जो विकास के मुद्दे हैं उसे उठवाओ। कैसे करोगे? अगर नेताओं को सत्य पर के पथ पर चलने पर मजबूर कराओगे तभी। सेम चीज है कि 21 साल की मैरिजेबल एज को लेके बवाल है कि आवारा हो जाएंगी लड़कियां, उम्र क्यों बढ़ा दी, इस तरह के बयान आए हैं सियासतदानों के कि लड़कियां आवारा। कहना चाहती हूँ, जब से हमने ये शुरू किया है ये नारा, तब से सारी पार्टियां कुछ ना कुछ घोषणा करना चाहती हैं, और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि राजनीति में ऐसे ही परिवर्तन आएगा। अगर अब उनको मालूम है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो अब उनको घबराहट हो रही है कि महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करें। इसमें तमाम घोषणाएं हो रही हैं। एक तरह से अच्छा है कि राजनीति में महिला की शक्ति पहचानी जा रही है। वही मैं कह रही हूँ बार बार। घाटे की राजनीति आपको लगता है क्योंकि महिलाएं जीतती नहीं है? क्या घाटे की राजनीति आपको लगता है? आप कैसे कह सकती हो, आप महिला हो, कैसे कह सकती हो महिला जीतती नहीं है? तुम संघर्ष नहीं करती हो क्या मौसमी? नहीं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं। संघर्ष करके आई हो ना? नहीं, सुनो ना, संघर्ष करके आई हो ना, ठीक है? किया है संघर्ष, हर स्टेप पे किया होगा तुमने संघर्ष। उसी तरह जो राजनीति में महिला आएगी, हर स्टेप पे करेगी, एक बार हारेगी, दूसरी बार जीतेगी, कोई बात नहीं, करने दो, आपको मौका करने दो मौक। इस देश की महिलाओं को जो मौक करेगा ना, वो खुद हारेगा। तो इस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दो टूक कहा, जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाए, जो जब महिलाएं राजनीति में आएंगी तो वो असल संदेश जनता को और उन लोगों को देंगी। प्रियंका गांधी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, रायबरेली, आज तक। क्या हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है? हमारे देश में जिस स्पीड से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उससे आज हर किसी के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा है। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मरीज सामने आ चुके हैं। अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 121 से बढ़कर 151 हो चुकी है। महाराष्ट्र में 6 नए केस की पुष्टि होने के बाद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 56 हो चुकी है। वहां पर पिछले 3 दिनों के अंदर दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 10 से बढ़कर 22 हो चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह माना जा रहा है कि हमारे देश में जनवरी और फरवरी के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। और इसका दूसरा कारण ये कि क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर देश भर के बाजारों में लापरवाही काफी बढ़ गई है। लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाली सावधानी को भूल गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हाल इस समय अमेरिका और ब्रिटेन का है, वो हमारे देश भारत का भी हो सकता है। दो दिसंबर को 2 केस, 5 दिसंबर को 21, 15 दिसंबर को 65 केस और अब 19 दिसंबर को 151 केस। ये ओमिक्रॉन की बढ़ती स्पीड के साथ साथ तीसरी लहर से टकराने के पूरे संकेत हैं। सिर्फ 17 दिन के अंदर ये वेरिएंट देश के एक राज्य से 12 राज्यों तक पहुंच चुका है और अब मरीजों की संख्या 2 से 151 हो चुकी है। फिर चाहे वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, ऐसा लगता है कि नए वेरिएंट का हमला तय है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं, उनमें ज्यादातर मरीज वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके बावजूद ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स देश में तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। WHO ने अपनी नई एडवाइजरी में लोगों से यह अपील की है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेकर लापरवाह न हो जाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन से जुड़े सारे तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं।
there is an urgent need for both dosages to be given to the remainder of the eligible susceptible population. That's step one. Massive vaccination drive, even forced if needed. That's number one. And number two, some kind of a regulation or binding coming from the government on movement of people and COVID appropriate behavior. If people are not doing it on their own, maybe it needs to be enforced by whatever. The time to act is now. एक तरफ पूरी दुनिया को WHO की चेतावनी और दूसरी तरफ भारत में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में तीसरी लहर की आशंका को पक्का कर रही है। इसलिए सरकार ने एडवांस प्लानिंग शुरू कर दी है। यह दिल्ली सरकार और सामाजिक संस्था डॉक्टर्स फॉर यू द्वारा खेलगांव में तैयार किया गया कोविड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए इस अस्पताल में 1000 एलपीजी क्षमता के 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें करीब 300 बेड्स पर 24 घंटे ऑक्सीजन दी जा सकती है। और मेरे ठीक पीछे आप ये ऑक्सीजन प्लांट देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं CWG गांव में। ये गांव वो जगह है जहां पर अस्थायी तौर पर कोरोना का अस्पताल बनाया गया था। और बता दें कि इस तरह के जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैयार किए गए हैं। कॉमनवेल्थ विलेज में बनाए गए इस खास कोविड हॉस्पिटल में करीब 100 बेड का इंतजाम है और यहाँ हर बेड को ऑक्सीजन प्लांट से कनेक्ट किया गया है। अगर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ 2 दिन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ 500 बेड्स तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल में अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। तो लगभग 200 से 300 बेड्स ऐसे बनाए गए हैं जिनके ऊपर ये ऑक्सीजन पाइपिंग जो हमारी जो बाहर 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। तो यानी कि अगर मरीज को 24 घंटे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ये भी कर सकते हैं। एक तरफ सरकार तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर चुकी है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी दूसरी लहर की तबाही को देखने के बाद भी तीसरी लहर के खतरे से बेखबर हैं। बाजार में बिना मास्क और 2 गज की दूरी वाली सावधानी के साथ समझौता कर चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि देश में अभी बहुत से लोगों को दूसरी डोज लगी भी नहीं है, जो सार्वजनिक जगहों के लिए बड़ा खतरा है। हम क्या करते हैं, हम नीचे से ही उनका पूरा चेकअप मतलब वो करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर इज गुड, उसके बावजूद उन्होंने मास्क पहना हुआ है, या तो वो कैरिंग करके आ रहे होंगे सैनिटाइजर, या हम अपने पास रखते हैं। हम उनको सैनिटाइज भी करते हैं, उनका जो मास्क प्रॉपर पहनते हैं। प्लस अगर उनका टेम्परेचर ठीक है, लाइक दे आर नॉट थोड़ा सा भी गर्म नहीं है, बुखार नहीं है उनको, मतलब हेल्थी है, देन वी अलाउ देम। अगर ऐसा भी कुछ लगता है, नीचे हमारे वी हैव पीपल डाउनस्टेयर, इफ दे फील दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ फीवर, तो हम उनको मना कर देते हैं। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि फिलहाल वो लोगों से ये नहीं पूछ रहे कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है या नहीं। वीकेंड्स पर जब रश ज्यादा होता है ये करना पॉसिबल भी नहीं है, कईयों ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन अभी भी जारी है। लेकिन जैसे विकसित देशों में हो रहा है, वैक्सीन पासपोर्ट को अनिवार्य किया गया है कई सारी पब्लिक प्लेसेस में। भारत में शहरों में अभी ये जो निर्णय है नहीं लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि लोग कोरोना को लेकर अब फिर से लापरवाही करने लगे हैं। देश के अलग अलग राज्यों के साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का जो आंकड़ा है वो 100 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी आंकड़े के बीच बेपरवाह लोग कोरोना की तीसरी लहर को कभी भी दस्तक दे सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। चारों तरफ जो आप भीड़ देख रहे हैं वो कोरोना की तीसरी लहर को कभी भी दस्तक दे सकती है, क्योंकि 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों को पालन यहाँ पर लोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से आज रविवार का दिन है और भारी भीड़ बाजार के अंदर जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही। IIT कानपुर के मुताबिक जनवरी और फरवरी में तीसरी लहर आने की संभावना है और नीति आयोग भी देश में रोजाना 14 लाख केस की आशंका जता चुका है। इसके अलावा देश में ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनकी विदेशों से कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए देश में ओमिक्रॉन की कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है।
और अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। तो जहां तक आपने सुपर स्ट्रेन जो आपने नाम दिया है डेल्टा ओमिक्रॉन का, अगर आप मुझसे थ्योरी में पूछते हैं, यस देयर इज ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। और ये ना तो पहला वेरिएंट है जो आया और ना ही आखिरी वेरिएंट है जो आया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और वेरिएंट आते रहेंगे। वो इनके कॉम्बिनेशन से हैं, अलग से हैं, कैसे हैं, ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा तेजी से फैलते हैं, ज़्यादा मौत करते हैं, ज़्यादा बीमारी करते हैं, कम बीमारी करते हैं, कम मौत करते हैं, वैक्सीन की इम्यूनिटी को इवेट कर जाते हैं। ये सारी बातें कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। टेस्टिंग और वैक्सीन ओमिक्रॉन से लड़ने के दो सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम हो सकता है। इसलिए ये लड़ाई आपकी सावधानी और सतर्कता के कंधों पर आकर टिक गई है। जरूरी है कि भीड़ भाड़ से बचा जाए और चेहरे से मास्क बिल्कुल न हटाया जाए। आपकी सावधानी ही इस संकट से बचा सकती है। मिलन शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में इस समय एक तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के कारण कई देश अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूरोप के कई सारे देशों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण नीदरलैंड्स ने 14 जनवरी तक लॉकडाउन लगा दिया। क्रिसमस न्यू ईयर के अवसर पर लोगों को भीड़ नहीं लगाने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया गया। नीदरलैंड्स ओमिक्रॉन से 5वीं लहर के खतरे को देखते हुए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। इसके अलावा डेनमार्क में भी थिएटर, कॉन्सर्ट्स हॉल, अम्यूजमेंट पार्क्स, म्यूजियम्स को बंद कर दिया गया। आयरलैंड में पब और रेस्टोरेंट्स में रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। इंडोर आउटडोर कार्यक्रम्स में लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पब, रेस्टोरेंट, क्लब्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। और जिस तरह यूरोप के कई सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं और लगाए जा रहे हैं, इसके चलते पेरिस से लेकर बार्सिलोना तक लोगों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया। ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि लोग प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। नए संकट से बचने के लिए दुनिया भर की सरकारें फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही हैं। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग बेताब हैं, इसलिए पूरे यूरोप में सख्ती बढ़ा दी गई है। लेकिन फ्रांस के लोगों को सरकार की ये सख्ती बहुत चुभ रही है, इसलिए पेरिस की सड़कों पर भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन जारी है। ये लोग इसे अपनी स्वतंत्रता के अधिकार पर सरकार की तानाशाही मान रहे हैं। मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता हूं और मैं सोशल पास को रोकना चाहता हूं। आज हमारे पास एक हेल्थ पास है जो वैक्सीनेशन पास बन जाएगा, और कल एक सोशल पास, सामाजिक अधिकार रखने के लिए एक पास, यात्रा करने के लिए। मैं इस तरह की दुनिया में रहने से इनकार करता हूं। फ्रांस के लोगों का यह विरोध उनकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकता है। इसके बाद भी लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, जबकि ये अच्छी तरह मालूम है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन बेकाबू हो चुका है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से फ्रांस ने ब्रिटेन से आने जाने के लिए यात्रा पर रोक लगा दी है। जो लोग इमरजेंसी कारणों से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें फ्रांस पहुंचने पर 48 घंटे के आइसोलेशन में रहना होगा। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को 24 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। इतना ही नहीं, फ्रांस में क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए पूरे देश में आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है, ताकि लोग सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा न हो। इन पाबंदियों की वजह से पेरिस से लेकर बार्सिलोना तक लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के बाद हुई हत्या पर राजनीति गर्मा गई। पक्ष विपक्ष अपने अपने हिसाब से चुनावी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मगर इस राजनीति के बीच कपूरथला से भी एक खबर आई जिसने कहला दिया। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी को लेकर अभी तनाव कम ही नहीं हुआ था कि अब पंजाब के कपूरथला में भी बेअदबी के आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लोगों का आरोप है कि कपूरथला के निजामपुर में आरोपी ने गुरुद्वारे में
निशान साहिब को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। हालांकि पुलिस कपूरथला के मामले को बेअदबी के बजाय चोरी से जुड़ा बता रही है। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। 24 घंटे के भीतर बेअदबी के 2 मामले और दोनों में ही आरोपियों की पिटाई से मौत ने पंजाब का माहौल गर्म कर दिया है। स्वर्ण मंदिर में हुई घटना से पंजाब की सियासत भी गर्म है और विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जो दरबार साहब के अंदर होया वो तो बर्दाश्त तो भी उत्ते है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी माड़ी हरकत की गई है। सेंटर सरकार नूं ते पंजाब सरकार नूं ਇਹਦਾ पता लगाना चाहिए कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ पंजाब ਦਾ माहौल खराब करने ਨੂੰ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। हो सकता है कि चुनावा करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलने की कोशिश कर रही हों, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करदा कि वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखन, गुरुद्वारियां का ध्यान रखन, मंदिरां का ध्यान रखन, धार्मिक थावां का ध्यान रखन। चुनाव से पहले बेअदबी की 2 घटनाएं कई सवालों को जरूर खड़ा कर रही हैं। अमृतसर से मंजीत सहगल और अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।